रेशु सर, अगर ये पॉडकास्ट कोई भी इस देश का युवा या मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ मुजफ्फरनगर का युवा देख रहा है, उस पर थोड़ा बहुत पैसा है जो वो बिजनेस में लगाना चाह रहा है, उसे आज किस तरीके से काम करना चाहिए? ऑल्दो वो आपसे कोऑर्डिनेट भी कर लेगा, लेकिन कितना बेयर मिनिमम बजट के साथ वो अपना एक स्टार्टअप कर सकता है और मुजफ्फरनगर में इकोनॉमी अच्छी लेके जा सकता है? आयुष जी, ये कहना चाहूँगा, उसे एक पैसा नहीं लगाना। ओके। वो केवल मेरे से संपर्क करेगा। मैं उसको टीम दी जाएगी कि भाई आप इतने लोगों के साथ आइए। उनको 10-5 क्लासेस दी जाएंगी और उनको बताया जाएगा कि आपको ये काम ऐसे करना है। ओके। कोई पैसा नहीं लगाना उनको। रेशु सर, अगर हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात करें तो एनसीआर में मुजफ्फरनगर आता है, नियर बाय की अगर बात करें तो सारा आप एरिया कवर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आए हैं हाल फिलहाल में। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। इन सारे चेंजेस को लेके रेशु एडवर्टाइजिंग कितनी तैयार है? मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से भारत की सबसे लेटेस्ट कंप्यूटराइज्ड फैक्ट्री हमारी जानकारी के अनुसार हमने मुजफ्फरनगर के इंडस्ट्रियल स्टेट में लगाई है जी। जिस काम को पहले 50 लोग करते थे, वही काम में अब आप 2 या 3 लोगों से कराता हूँ। इतना मॉडर्नाइजेशन है, इतना मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है। आपने इस शहर में क्या क्या बदलाव देखे हैं हाल फिलहाल में? अगर मैं बात करूं 2020 के बाद से, कोरोना के बाद से हमारा शहर मुजफ्फरनगर कहीं अगर टियर 3 में कंसीडर किया जाता था तो वो टियर 2 में कंसीडर किया जाने लगा है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन निकल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। तो आप किस तरीके से मुजफ्फरनगर को देख पाते हैं? मुजफ्फरनगर में देखिए, मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर कहा जाता है जी। और वहाँ की पेपर इंडस्ट्री, वहाँ की लोहा इंडस्ट्री जी। और वहाँ की शुगर इंडस्ट्री इतनी गजब की इंडस्ट्री है, बहुत गजब की जी। यदि हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें जी। और ओडीओपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको सिलेक्ट करा है जी। गुड़ को हम इतने सारे प्रारूपों में बेच सकते हैं, बिल्कुल, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं करी जा सकती। जैसे सर, अगर मैं बात करूं आने वाले 1 दशक की, या अगर हम प्रधानमंत्री मोदी का विजन देखें तो वो 2047 की बात करते हैं, तब तक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। आप क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं आपको एक चेंज बताता हूँ जी। जिसमें मैंने क्लेम करा कि 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। इन पॉडकास्ट का उद्देश्य ये रहता है कि हम ऐसे विषयों के बारे में, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करें जो टॉपिक्स आपके दिल को छुएं और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज हम बात करेंगे एक एडवर्टाइज कंपनी के बारे में, रेशु एडवर्टाइजिंग के बारे में। एक इंसान जिसने 1982 में सफर शुरू किया और आज एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री के साथ साथ एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं, कई हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो एडवर्टाइजिंग कंपनी इनकी टॉप मोस्ट एडवर्टाइजिंग कंपनी कहलाई जाती है। आज हम बात करेंगे सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल जी से, उनके सफर के बारे में, ओवरऑल देश के विजन के बारे में, बात बहुत सारे तरीके से रहेगी। उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में बात करेंगे, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, आने वाले वक्त में क्या क्या बदलाव होंगे उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी उनके राजनीति के सफर के बारे में भी बात करेंगे। तो वी हैव सत्यप्रकाश रेशु सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत सारे लोग हैं इस देश के जो आपके इस सफर के बारे में जानना चाहते हैं। आपका सफर कैसे शुरू हुआ और आज आप इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। उस सभी लोगों को एक होता है कि हमें एक आइडियल इंसान अगर बनना है तो आपकी तरह बनना है। मेरा शहर मुजफ्फरनगर है, आपका शहर मुजफ्फरनगर है। शहर में बहुत से लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। सफर की शुरुआत करते हैं सर। आयुष जी, मैं आपको इस बात का जवाब दूं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पे 144 करोड़ भारतीयों के जुड़ाव के लिए, प्रमोशन के लिए, विकास के लिए एक नहीं बहुत सारी चीज़ों पे मैंने स्टडी करी है, जिससे 144 करोड़ भारतीयों का डेवलपमेंट होगा। जी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जैसी हम उनको शुरू करेंगे तो किसी में 2000, किसी में 5000, किसी में 10,000, किसी में 5 लाख लोगों तक को रोजगार मिलेगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को और कई राज्यपालों को और कई प्रदेशों को, मुख्यमंत्रियों को, नितिन गडकरी जी को अपनी बातों के बारे में समय समय पे बताया। जी। बाबा रामदेव जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके अतिरिक्त
एपीजे अब्दुल कलाम जी से, रविशंकर जी से, बहुत सारे लोगों से मैं इसलिए मिलता रहा जी। ताकि हम इस देश की सेवा मजबूताई से कर सकें। और जो मेरा सफर है जी। जिसके बारे में आपने प्रश्न पूछा है, उस सफर को मुझे ना बता के जो आने वाली योजनाएं हैं वे अपने आप बताने लगे। बहुत सारे लोगों की सफलताएं आप लोग लिखते हैं, आप लोग बताते हैं, गूगल बताता है जी, फेसबुक बताती है, ट्विटर बताती है जी। फिर भी आपने जो दिल को छू जाने वाला प्रश्न पूछा है, तो रेशू एडवर्टाइजिंग हमने मात्र 35 रुपए से 2 सितंबर 1982 को बृहस्पतिवार के दिन शुरू करी जी। और हमारी माताजी ने मात्र 35 रुपए जब दिए तो वो लगभग 100 जगह से निकाल के दिए होंगे 35 रुपए। लेकिन जब हम कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और कठोर परिश्रम का पाठ जो हमें हमारे महान लोगों ने, त्यागी तपस्वियों ने, भगवान राम ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान लोगों के कैरियर से हमने सीखा जी। तो उस तरफ हम बढ़ते चले गए। और ये जहाँ तक हम पहुँचे, जो लोग अच्छा मानते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं इस मुकाम को बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मुझे बिल्कुल स्पष्टता से समझ में आती है कि यदि मैं अपनी टीम को मजबूत कर लूँ या टीम के लोग मेरे कहने से काम करने लगे और मैं उनके कहने से काम करने लगूं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करके इस देश के अंदर विकास कर सकेंगे। विकास करेगा। सर 1980s की आप बात कर रहे हैं, 35 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं, आज हम 2025 में नवंबर में बैठे हैं। अगर ये सफर देखते हैं तो कैसा लगता है? सफर बहुत अच्छा लगता है और मन में बड़ी शांति है। मैं कोई गोली नहीं खाता, कोई दवाई नहीं खाता। वेरी गुड। एक्सेप्शनल कोई इमरजेंसी हो तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, वरना बिल्कुल नहीं आता। मेरी जो दवाई है बाबा रामदेव हैं जी, जिन्होंने इस देश को और इस विश्व को ये सिखाया कि सवेरे उठिए और योग प्राणायाम कीजिए, खुली हवा में जाइए, दौड़िए, खेलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, और जितने तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज बताई हैं उनको यदि हम करते हैं, पानी पीते हैं सुबह को उठ को, धरती प्रणाम करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं पूरे दिन की और कल के बारे में भी चिंतन करते हैं, घर के भी कुछ काम करते हैं जी, तो निश्चित रूप से भगवान अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं जी। और मैं तो मानता हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी प्रसन्न मुद्रा के लोग हैं उनमें से आप लोगों की शुभकामनाओं से मैं भी एक हूँ। ठीक है, आपने लॉ करी है, आपने MBA करी है, उसके बाद रेशू एडवर्टाइजिंग का दिमाग में कैसे आया कि हमें एडवर्टाइजिंग सेक्टर में जाना है? तन्हाई एक ऐसी चीज होती है, मुसीबत एक ऐसी चीज होती है जी, जो आदमी को बहुत कुछ करने के लिए मजबूर करती है जी। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा कि जिस प्रवृत्ति के हम एकदम मतलब झूठे, फरेबी, मारपीट करने वाले, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने वाले, बेईमानी करने वाले, अहंकारी व्यक्ति थे हम, तो जैसे ही हम हमारी माताजी ने हमें सिखाया कि भाई आपको काम करना ही एक ऐसा अल्टरनेट है जो आपको सब जगह विजय दिला देगा, तो हमने काम का संकल्प लिया जी। और पढ़ते पढ़ते ही मैं लॉ की क्लासेस में जाने लगा और पढ़ते पढ़ते ही मैंने MBA करा। ओके। हाँ, पढ़ते पढ़ते ही जो है, मतलब मैं ये कहिए कि 82 में हमने काम शुरू करा, तो 87 में मैंने लॉ में एडमिशन लिया, वो कंप्लीट नहीं कर पाया, और 89 में मैंने फिर MBA करा, वो मैंने कंप्लीट करा।
ठीक है। और जितने भी हमारे बैचमेट हैं आज, काफी लोग बड़ी ऊंचाई पे हैं जो है। सर, जब शुरू में पहला क्लाइंट मिला होगा रेशो एडवर्टाइजिंग को, तब बड़ी चुनौतियां लगी होंगी, बड़ा मुश्किल होगा, कैसे नहीं होगा, कैसा था माहौल उस टाइम पे? चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, टूटी हुई साइकिल थी, ब्रेक उसमें थे नहीं, ओके, पैसे भी नहीं थे उसे ब्रेक लगवाने के, तो धीरे 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 करके जाते थे। तो मुजफ्फरनगर में एक तायल रबड़ नाम की एक कंपनी थी, उसने हमें 80 रुपये का काम दिया, जिसका बिल 80 रुपये हुआ जी। उसके बाद दूसरा बिल 115 रुपये का हुआ। तो वहां से कहानी शुरू हुई। गाँव से आए थे निकल के, बहुत फोकस नहीं था हमारे पे, और बस संकल्प यही था कि कुछ करना है। वो जज्बा आज भी है। मतलब मैं अब लगभग 63 ईयर पूरे कर चुका हूँ, और मैं ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन यही है कि मैं 24 घंटे को प्लस करके 25, 26, 27 घंटे कैसे बनाऊं, और इस देश के 144 करोड़ भारतीयों के लिए और विश्व में बहुत सारे लोगों के लिए जो मुझे विजन है, ठीक है, उसको धरातल पे कैसे उतारूं। बस ये मेरा है। धरातल पे कैसे उतारूं ये भी मुझे मालूम है, पर वो प्रैक्टिकल उतार नहीं पा रहा मैं। ठीक है, कई चुनौतियां लग रही हैं, कई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई चुनौती नहीं लग रही, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, ठीक है, पर वो उतर नहीं रहा है ना। जैसे मतलब मुझे समझ में आने लगा कि भाई सांप सीढ़ी का खेल कैसे खेला जाता है, ठीक है, और जब सांप सीढ़ी का खेल खेल लेंगे तो सांप तो डसेगा ही, सीढ़ी चढ़ाएगी सामने, तो उससे डरना नहीं चाहिए, उससे तो बढ़ जाना चाहिए। और जब बढ़ जाते हैं तो हम 100 में घुस जाते हैं। बिल्कुल। अब 100 में हमें कोई धक्का तो दे नहीं रहा, आप बाहर चलिए, लेकिन हम टिक भी नहीं पा रहे वहां पे, है ना। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई हमारे कार्यशैली में कोई अभी वो बात नहीं है जो हमें 144 करोड़ भारतीयों की सेवा का मुकाम मिल सके। ठीक है रेशु सर, अगर हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात करें तो एनसीआर में मुजफ्फरनगर आता है, नियर बाय की अगर आप बात करें तो सारा आप एरिया कवर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आए हैं हाल फिलहाल में। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। इन सारे चेंजेस को लेके रेशो एडवर्टाइजिंग कितनी तैयार है? मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से भारत की सबसे लेटेस्ट कंप्यूटराइज्ड फैक्ट्री हमारी जानकारी के अनुसार हमने मुजफ्फरनगर के इंडस्ट्रियल स्टेट में लगाई है जी। जिस काम को पहले 50 लोग करते थे, वही काम मैं अब आप 2 या 3 लोगों से कराता हूँ। इतना मॉडर्नाइजेशन है, इतना मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है। जिस काम को पहले 100 लोग भी नहीं कर पाते थे, वो कंप्यूटराइज्ड होने के कारण और गूगल की मेहरबानी होने के कारण, नेट होने के कारण जी, अकेला आदमी कर देता है, और उससे बढ़िया करता है। 100 लोग करते थे तो प्रूव नहीं होता था उसका कुछ भी, और अब जो है एक आदमी करता है तो उसका प्रूव है कि आप ये काम कर रहा है, हुआ है जी। और उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, मतलब आदमी मानता है उसे बिल्कुल कि भाई हुआ है जी, मतलब उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं कर सकता। जैसे किसी ने हमने किसी क्लाइंट की फ्लैक्स लगाई और उस फ्लैक्स के फोटो क्लाइंट को भेज दिए जी, तब उसको चैलेंज तो कर नहीं सकता क्लाइंट, है ना, क्योंकि पहले दिखा दिया। उस पे लोकेशन भी आई हुई है, टाइम भी आया हुआ है, फोटो भी आया हुआ है, और गूगल से प्रमाण पत्र भी आया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चैलेंज तो कर नहीं सकता। एक बात ठीक है। दूसरी बात, जैसे जैसे हम लोगों ने बड़े बड़े लोगों से संपर्क करना शुरू करा, तो हमें लगा कि दुनिया के जितने भी बढ़ते हुए व्यापार हैं, उनमें से एक एडवर्टाइजिंग भी है। बिल्कुल, है ना। जैसे जितने दुनिया के संपन्न लोग हैं, उन्हें अपनी बात कहने के लिए एडवर्टाइजिंग के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। चाहे उन्हें प्रिंट अपनाना पड़े, चाहे आउटडोर अपनाना पड़े, चाहे पीओपी अपनाना पड़े, चाहे सोशल, चाहे इवेंट, चाहे और कोई सा मीडिया अपनाना पड़े जी, हर हालत में उन्हें मीडिया जरूर अपनाना पड़ेगा। दुनिया के 7 मीडिया ऐसे स्ट्रॉन्ग है जो अपनी अपनी कहानी कहते हैं, और उसका परिणाम मोदी जी से कोई सीख सकता है कि उन्होंने जिस तरीके से इस देश की संस्कृति को जी,
इस देश की विरासत को, जी, इस देश की राजनीति को, इस देश की युवा पीढ़ी की सोच को वास्तविक रूप दिया है, जी, उसका परिणाम अगले 5 सालों में और अगले 10 सालों में जब हम देखेंगे जी। तो भारत विश्व गुरु बन के हम्म, चमकेगा। ठीक। और आने वाला समय हम्म, मोदी जी पे, योगी जी पे और टाटा पे, बिरला पे, रिलायंस पे, पतंजलि पे हम्म, और बहुत सारे ग्रुप पे, जो भी इस तरीके के बड़े ग्रुप हैं, हम्म, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हम्म, बहुत फोकस करेंगी। हम्म, जो गरीब तबका है जी, वो भी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से बहुत ग्रोथ करेगा। लेकिन सर अगर हम 2025 में बदलावों की बात करें, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अब लोग चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन एड्स पे जाएंगे, कोशिश करते हैं कि अखबारों में ना जाके, होर्डिंग्स पे ना जाके, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया तक गूगल पे ऐड लगवा दिया, मेटा पे एड्स लगवा दिया। तो क्या ये इंडस्ट्री आपको और आपके फील्ड को चैलेंज कर रही है, या आप उसके लिए तैयार हैं कि हम भी ये चीज़ करने लगे हैं? ये चैलेंजेस, जिस दिन हमने अपनी माँ की पेट से कोख से जन्म लिया जी, तो चैलेंज आया। बिल्कुल। माँ ने कहा मैं आपको दूध क्यों पिलाऊं, हम्म, तो हम रो पड़े। हम्म, और जब हम रो पड़े तो माँ को लगा कि भाई अब तो दूध पिलाना ही पड़े। हम्म, जब हम थोड़े घंटे 2 घंटे के हो गए तो माँ को लगा कि भाई सर्दी लग रही बच्चे को, है ना, तो चैलेंज आया हमारे सामने भी, तो हम फिर रोए। जी, तो माँ ने कपड़े बना दिए। हम्म, हमने गंदगी कर दी तो माँ को लगा कि बच्चा बीमार हो जाएगा, जी, और फिर माँ ने सफाई कर दी। हम्म, ठीक इसी तरीके की स्थिति वर्तमान युग में है, पहले भी रही है। चाहे इस दुनिया के अंदर कोई भी मीडिया है, जी, यदि हम मॉडर्नेट हैं, यदि हम तैयार हैं हम्म, अपने को मॉडर्न करने के लिए, जी, तो बहुत तेजी से हम भी ग्रोथ कर रहे हैं और करेंगे, हम्म, निश्चित रूप से करेंगे। कोई ऐसी बात मुझे नहीं दिखाई देती गवर्नमेंट की तरफ से भी हम्म, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से भी हम्म, कि जो आउटडोर इंडस्ट्री जी, और ओवरऑल भी इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ ना करे। इसमें एक चैलेंज जरूर मैं मानता हूं कि यदि हम आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए ट्रेंड कर लें कि भाई आपको अपनी प्रेजेंटेशन सुधारनी है, अपने कमिटमेंट को पूरा करना है, क्लाइंट के लिए 130-140% की तैयारी करनी है, ताकि आप 90 से 95% तक रिजल्ट दे सको, बिल्कुल, तो बेहतर है। और क्लाइंट के साथ तालमेल करना सीख लें हम, छोटी छोटी बातों पे, मतलब झगड़े और तुलसीबाजी ना करें, जी, सहना सीखें। क्लाइंट इज द गॉड, ट्रू, क्लाइंट इज द बेस, और उसी से कमाना है हमें जिंदगी भर। तो जो छोटी छोटी बातों को हम क्लाइंट की नहीं समझते हैं और अपने को एक्सपर्ट मान के थोपते हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट की बात माननी चाहिए, जब भी वो हमारी बात मानता रहा है और मानेगा भी। एक बात बीच में अभी आपने एक बात कही थी कि ये कैसे इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, तो कई कॉन्फ्रेंसेस में हम जाते हैं जी, तो ये इंडस्ट्री ऐसे ग्रोथ करेगी कि मोदी जी का विजन है कि हम गांव के देश के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाएंगे। अंत्योदय, उस विकास को पहुंचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है आईटी इंडस्ट्री, जी, नेट। जब नेट वहां पहुंच जाएगा और गवर्नमेंट पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी गांव में टूरिज्म के हिसाब से लगाएगी, मतलब उसको ये दिखाएगी कि भाई तुम्हें टूरिज्म मिल रहा, जी, तुम्हें ग्रोथ मिल रही है, जी, तो वहां पे आईटी के लोग उन बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो बच्चों की सोच बदलेगी, जी, बच्चों की मौज भी बदलेगी, बिल्कुल, लाइफ स्टाइल भी बदलेगी। और जो आज भी 50% मान लेता हूं, है तो ज्यादा, जो गांव का क्षेत्र है जी, और अभी भी कनेक्टिविटी पे नहीं है, ठीक है, वो कनेक्टिविटी की आते ही ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मतलब पेट्रोल के रेट कम होंगे, पोल्यूशन में बहुत जबरदस्त सुधार होगा, और
जो शिक्षा की क्वालिटी है, हेल्थ की क्वालिटी भी है, क्योंकि वहीं पे गांव में रह के ही भोजन मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, तो वो पढ़ने के लिए ओरिजिनल मिलेगा। अभी जो टीचर पढ़ाते हैं वो थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है, पर जब नेट की पढ़ाई होगी तो वो पॉइंट टू पॉइंट होगी, और ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है तो इधर उधर नहीं हो सकती। देश बहुत ग्रोथ करेगा। पर ये हमारे आईटी मिनिस्टर अश्वनी जी को और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप आईटी इंडस्ट्री को इतनी ग्रोथ दे दें कि अंतिम छोर तक हम उस नेट से जुड़ जाएं और देश के चहुमुखी क्या सौमुखी विकास में अपना सहयोग दे सकें। बिल्कुल सर, लेकिन जितना मैंने देखा है, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो डिजिटल इंडिया की बात हो या बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने की बात हो, तो प्राइम मिनिस्टर बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि अंत्योदय की जो बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे कई बार मिलने का मौका मिला जी। जो कश्मीर यात्रा पे जा रहे थे तो हमने 9 दिन उनके साथ रहा। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला भारत प्रवासी सम्मेलन करा था, उनमें मिला एज ए मुख्यमंत्री ऑफ गुजरात, उनसे कई बार मिलने का मुझे मौका मिला। ठीक है। 1-2 चिट्ठी भी मुझे उनकी आई जो है। तो जिस तरह की उनकी कार्यशैली है उसका परिणाम पूरा विश्व देख रहा है जी। जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट करा है, उसी सपोर्ट के कारण हम आपको ये कह पा रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री में और ग्रोथ हुआ में दे दें जी, तो इस देश के अंदर इतना जबरदस्त बदलाव आएगा। एडवर्टाइजिंग वो इंडस्ट्री है जो इस देश के अंदर गलत से गलत बात को ठीक करके रातों रात देश के भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है जी। ऐसा पहले भी होता रहा है और आगे भी हो सकता है और अच्छे से। ठीक है सर, अगर रेशियो एडवर्टाइजिंग की अभी हम टीम की बात करें या अभी हम क्लाइंटेल की बात करें, अभी हम एक्सपेंशन की बात करें, तो अभी क्या कंडीशन है और आने वाले वक्त में हम कितना और चीजें ब्रॉडन अप होते हुए देख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक रेशियो एडवर्टाइजिंग की टीम की बात है, टीम बहुत अच्छी है जी। उनका माइंडसेट अभी उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से जरूरत है। ठीक है। उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे ज्ञानी ना आप है ना हम है। बिल्कुल। कुछ बातें आप में हैं, कुछ बातें हमारे में हैं। जो बात आपको नहीं समझ वो हम समझाते हैं और जो बात हमें समझ नहीं है वो हम आपसे पूछ लेंगे या आप बता दो। ठीक है। और जब हम मिलके चलेंगे तो एक टीम में काम करेंगे और बहुत सारे कामों को हम इस तरीके से करते रहे हैं। उसी का परिणाम है कि रेशियो एडवर्टाइजिंग आज पूरे भारत में जो 3-4-5 लोग जिस स्तर पर काम करते हैं उनमें से एक है। ये मुझे अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, ये जो मार्केट की फीडबैक है वो मैंने आपको बताई है ना। एक बात। दूसरी बात, जो हमारी टीम है जी, वो जितनी तेजी से काम करती है उसका कोई जवाब नहीं है ना। जहां तक एक्सपेंशन की बात है तो मेरे पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो हम बहुत सस्ते में बहुत ज्यादा विजिबिलिटी के साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं और उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। कुछ काम आगरा में, कुछ काम मथुरा वृंदावन में, कुछ काम हल्द्वानी में, कुछ काम मुजफ्फरनगर में हुआ भी है जी, है ना, हुआ भी है। और एक ही जगह से हम बैठ के बहुत सारे कामों को कमांड करने की जो क्षमता लेके आ पाए हैं जी, वो ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन ही ले पाए, वरना बिल्कुल नहीं ले पाते। बिल्कुल, है ना। मोदी जी ने जो इस देश को दिशा दी है और योगी जी ने जो भय मुक्त समाज, हमें राम राज्य का समाज दिया है जी। हम कहीं भी चले जाएं, रात को दिन में कहीं चले जाएं, 24/7 पुलिस हम तुरंत हमारी सेवा में खड़ी है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में उन लोगों का ये योगदान बहुत बड़ा है और जो आगे आपको और दिखाई देगा।
ठीक है। सर जितना मैं जानता हूँ, अभी आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे चांसेस हैं कि हम बाकी स्टेट्स भी कवर करेंगे? सदर्न स्टेट्स की भी बात करें हम? अभी हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुत ज्यादा काम करते हैं। जी। हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हुँ, हरियाणा, जी, नेपाल की बॉर्डर से मिला हुआ पूरा काम करते हैं। ठीक है। एनसीआर पे पूरा काम करते हैं, ओके। ये हम डायरेक्ट करते हैं। हुँ, इसके अलावा पैन इंडिया हुँ, किसी प्रदेश का, किसी सिटी का, हुँ, और यहाँ तक भी कई बार तो विदेश का भी कोई काम आता है तो उसको हम शेयर्स करते हैं। हुँ, ऐसा सिस्टम केवल आईटी के कारण ही पॉसिबल हुआ है। बन पाया है। एग्ज़ैक्टली। सर अगर हम बात करें आज कॉम्पिटिशन की, तो एडवर्टाइजिंग में कॉम्पिटिशन हमेशा से रहा है, लेकिन आज कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है। हर तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्पीट होती हैं चीज़ों में लेके अगर मैं बात करूँ तो। आप इस कॉम्पिटिशन को हेल्दी कॉम्पिटिशन लेते हैं या आपको लगता है कि मार्केट रेट कॉम्पिटिशन से खराब होता है? आयुष जी, ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। और मैं इसको बिल्कुल बहुत ही सामान्य बात मानता हूँ। घर में दो बच्चे होंगे, हुँ, वे मित्र भी हैं, हुँ, वे कॉम्पिटिटर भी हैं। हुँ, तो जो कॉम्पिटिटर की भावना में बता दी जाती है, ये मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं मानता इस बात पे, हुँ, ना मेरी सहमति होती है। जी, हम ये मानते हैं कि भाई आपको भी रहने का अधिकार है, मुझे भी रहने का अधिकार है, हुँ, आपको भी काम करने का अधिकार है, मुझे भी काम करने का अधिकार है। हुँ, आप अपनी क्वालिटी दिखाइए, मैं अपनी दिखाऊंगा, वेरी है ना? गुड। हुँ, हुँ, मैं अपनी योग्यता दिखाऊंगा, आप अपनी योग्यता दिखाइए। हुँ, और जिसको मार्केट एक्सेप्ट करेगा वो अपने आप निकल जाएगा। मैं तो कभी आज तक भी मतलब इक्का दुक्का नहीं मैं बात करता। हुँ, जब से मुझे मतलब अच्छे से समझ में आई है, हुँ, और देश के और विदेश के बड़े हुँ, बड़े लोगों के मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हुँ, उनकी जीवन बात पढ़ी है, और काउंसलर से मिला हूँ। ठीक है। तो मैंने ये महसूस करा कि कंपटीशन तो इस दुनिया में केवल मानने की बात है, हमें उनको सहयोगी मानना चाहिए। बिल्कुल, जैसे घर में दो बच्चों का मैंने उदाहरण दिया, तो वो हुँ, आपस में कॉम्पिटिटर कहाँ है, वो तो सहयोगी है सही ना। हो गया। हुँ, वो उन्हें कर रहे, वो उन्हें कर रहे। हुँ, हुँ, अब हुँ, जब तीसरे आदमी से लड़ाई होती है तो दोनों एक हो जाते हैं, पढ़ते नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। हो जाते, नहीं हुँ, हो हुँ, जाते। हुँ, तो मैं भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के बारे में कम से कम हुँ, भगवान की कृपा से 500 से भी ज्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैंने खुलवाई है, ओके, इससे भी ज्यादा। और जो मतलब इस देश में जैसे मान लिया हमारे मुजफ्फरनगर में कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। जी, बहुत बार उन्होंने मेरे से सलाह ली एडवर्टाइजिंग के बारे में, हुँ, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में भी। हुँ, उनका बेटा और उनके भाई अभी पिछले 3-4 दिन पहले ही आए थे कुछ ठीक है। बातों को हुँ, समझाने के लिए। हुँ, देहरादून में बहुत बड़े बड़े, दिल्ली में, हुँ, बॉम्बे में, हुँ, बेंगलोर में, हुँ, हैदराबाद में, हुँ, नेपाल में, हल्द्वानी में लोगों को बताते रहे कि आप ऐसे काम करिए। जी, आने वाले कल में भी 2-3 लोगों से मेरी बात है। हुँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग हुँ, अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, जी, जो ये चाहते हैं हमारा तन मन धन तीनों खूब प्रोस्पर करे, हुँ, उनको जहां भी कोई दिक्कत आ रही हो मैं बताऊंगा, हुँ, बताता रहा हूँ, हुँ, है ना। और बहुत सारी गुंजाइश है हुँ, व्यापार में बढ़ने की, हुँ, कोई कंपटीशन नहीं है। हुँ, हमें अपने को शार्प रखना है, क्लाइंट बहुत शार्प यदि हम मानते हैं हुँ, तो हमें भी अपने को शार्प रखना है, हमें बिल्कुल। उसको सर्विस देनी, हुँ, झूठ नहीं बोलना हुँ, कतई भी। उसकी जो अपेक्षाएं हैं, हुँ, हर बार हमें नए मूड में जाना उसके साथ, बिल्कुल। हर बार 2 बार नहीं बतानी, हुँ, हर बार 3 नई बात बतानी, हर बार एक नई बात बतानी हुँ, है। और जो जवाब वो मांगता है हुँ, उसको टू द पॉइंट बताना, एग्ज़ैक्टली। मतलब। एंड रेशु सर आपसे बात करके ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिटी से मुझे समझ में आ गई कि एक अच्छा बिज़नेसमैन वही है, जो कॉम्पिटिशन को कॉम्पिटिशन ना समझ के अपने भाई-बंधु जैसे कंसीडर कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल आप मैंने, अपना समझ रहे हैं। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि हम एजेंसीज़ भी खुलवाई हैं हमने। हाँ, 500 से ज़्यादा अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप हार्मनी में रह के सबको एक साथ एकजुट करके आप कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। सर अगर मैं बात करूँ आने वाले 1 दशक की, या अगर हम प्रधानमंत्री मोदी का विज़न देखें तो वो 2047 की बात करते हैं। तब तक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आ जाएँगे। आप क्या-क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं आपको एक चेंज बताता हूँ, जी। देखो, जिसमें मैंने क्लेम करा कि 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हुँ,
नितिन गडकरी जी को मेरी एक बार बात हुई और मैंने उन्होंने मुझे 2 बातें कही, ठीक है मंच से कही जी। कि जी मेरा ये दर्द है कि 5.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। जी। जैसे ही हम लोगों को बोलने का मौका दिया तो मैं पहला वक्ता था और मैं उस दिन बिल्कुल तैयार करके ले गया था नितिन गडकरी जी के लिए वीडियो विद प्रूफ कि ये आपके हाथ में है कि एक्सीडेंट कैसे रुके, और ये अभी रुकेंगे, आज से रुकेंगे। आप यहीं से अनाउंस करिए कि जितने भी एनएच पे अनऑथोराइज्ड कट है ये बंद कर दो, और ये बंद करते ही 25 से 30% आपके जो डेथ हो जाती है ये बंद हो जाएंगी बिल्कुल। और 40-45 मैंने उनको और भी लिखे जो उनकी भी जानकारी में। ठीक है, एक बात जी। दूसरी बात मैंने उनको ये लिखा कि अब भाई आपने इतने अच्छे लिखा नहीं, बात हुई उनसे जी, इतने अच्छे हाईवे आपने बना दिए और इन हाईवे पे ये तो पता ही नहीं लगता अब हम चल कहाँ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जी, मेरे पे एक विजन है। यदि हम मथुरा जाएंगे तो मथुरा दिखाई देगा, पता लग जाएगा। मथुरा की किसी भी रोड से एंट्री करेंगे, ठीक है, एनएच की, तो लोगों को पता लग जाएगा कि भाई अब मथुरा आने वाला। हैदराबाद जाएंगे तो हैदराबाद का पता लग जाएगा, बॉम्बे जाएंगे तो बॉम्बे का, अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या का, अहमदाबाद जाएंगे तो अहमदाबाद का, देहरादून जाएंगे तो देहरादून का। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से पहले पता लगने लगेगा कि भाई ये है। वो मैंने उसकी वीडियो बनाई, वीडियो का लिंक आपको भी दे दूंगा, ठीक है। और आप जो है बना के उनको दिखाई। उन्होंने कहा जी मैं देख लूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे उदाहरण के तौर पे आप मथुरा पहुंचे, ठीक है, तो मथुरा पे आपको हमारा जो यूनिपोल है, ओके, उसका नीचे का जो पिलर है वो खाली होता है, ठीक है। हमने उस पर रिफ्लेक्टिंग लगा दी और लगा के उस पर हमने कृष्ण कन्हैया बना दिए, बांसुरी बना दी, गऊ बना दी, गोपियां बना दी, बाकी बिहारी मंदिर बना दिया। बिल्कुल, तो आदमी को पता लगे ना यार मथुरा आने वाला है, मथुरा का लुक दिखाई दे रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो कुछ पता नहीं लगता, बिल्कुल, है ना, अभी कुछ नहीं पता लगता, नहीं पता चलता है। और उसके लिए एक थीम भी बनाई कि आप जो है आपकी लेफ्ट एंड राइट दोनों सड़कें खाली और बीच भी खाली, डिवाइडर भी खाली। तो डिवाइडर को डेवलप करने के लिए और दोनों सड़कों को डेवलप करने के लिए, लेफ्ट एंड और अवैध लोगों से बचाने के लिए आप हर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अलॉटमेंट दे दें, लेफ्ट राइट इधर उधर सब, ठीक है। उसमें लोकल सब्जी बोएं, लोकल फूल बोएं, लोकल फल बोएं, लोकल क्यारी बनाएं। उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपकी जगह भी मेंटेन रहेगी और एक्सीडेंट नहीं होने का। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने लेफ्ट राइट और डिवाइडर बीच में बना दिया। अब रोड पे कोई आ ही नहीं सकता, ना लेफ्ट से आ सकता ना राइट से आ सकता। और जगह जगह आपने पिकनिक स्पॉट बना दिए, आओ चाय पियो, रात को ठहरो वहाँ पे, आप जो है मतलब एज ए स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आओ वहाँ पे। बिल्कुल, और तरह तरह के वो इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट हैं जिनको शब्दों में कहना तो बड़ा मुश्किल है। और सर मैं जब आप बता रहे हैं तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ हाँ कितना खूबसूरत लगेगा। और इसका एक मॉडल बनाया गया जी, मोहन नगर से लेके डाबर तक के दोनों तरफ बनाया गया, लेफ्ट एंड राइट फुलवारी बनाई गई। बिल्कुल, और लोगों ने उसका आनंद लिया, अपने घरों के लिए वहां से खरीद के लाए, एक दूसरे को विभिन्न अवसरों पे, शुभ अवसरों पे वहां से बुके भी बनवाया और गिफ्ट भी दिया। बिल्कुल, फिर इस तरीके का दिल्ली में भी हुआ, देश में कई जगह हुआ। बिल्कुल, है ना। तो ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट बात है कि इतनी ग्रोथ उसमें होगी, इतनी ग्रोथ होगी, ये एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। बिल्कुल, है ना। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, जैसे विज्ञापन के माध्यम से सरकार करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा सकती है, जो अभी एक भी पैसा नहीं कमाती। अरबों खरबों रुपए बचा सकती है, कमा भी सकती है और बचा भी सकती है। ओके, और करोड़ों लोगों को लाभान्वित कर सकती है, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, आज मोदी जी ये घोषणा कर दें कि भाई किसी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, पीआर, पीओपी, सोशल एंड इवेंट, इस दुनिया के अंदर 7 तरीके की एडवर्टाइजिंग है। ठीक है,
उन सब में आपको एक सोशल मैसेज जरूर लिखना पड़ेगा। जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी आपने एडवर्टीजमेंट में लिख दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बुजुर्गों का सम्मान करो, एक वृक्ष अवश्य लगाओ, बिल्कुल, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना, यह लिख दिया। तो गवर्नमेंट ने उसकी वेबसाइट बना दी, इसमें से आप कोई भी छाट लो, ठीक है। इसके अलावा भी जो आप लिखना चाहते हो लिख लो, पर देश हित में होना चाहिए, बिल्कुल, धर्म हित में होना चाहिए, जन सेवा के हित में होना चाहिए, और आपने लिख दिया। तो कितने में लिखा जा रहा, मतलब यदि किसी ने फुल पेज की एडवर्टीजमेंट दी और उस फुल पेज की एडवर्टीजमेंट में एक छोटी सी लाइन उसने लिखी, तो इस देश के अंदर जितने अखबार तो ये सारे मीडिया चलते हैं, उसके हिसाब से प्रतिदिन की बात कर रहा मैं, यदि 50 करोड़ लोगों ने भी पढ़ा और 5 लाख लोगों के दिमाग पे भी उसका असर हुआ और 5 लोगों ने भी उसे अपना लिया, तो साल भर में 1500 कुछ लोगों ने अपनाया, बिल्कुल, और 1500 लोगों में से एक ना एक आदमी, मोदी, योगी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, भगवान श्री राम, कृष्ण कन्हैया जैसा बन के निकलेगा, बिल्कुल, और उसका असर हमें पृथ्वी पे दिखाई देगा, और भारत की इकोनॉमी में प्रमोशन देगा। और गवर्नमेंट का उसमें कुछ लग नहीं रहा, गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर ही ऑर्डर करा ना जी, कि आप कोई भी एडवर्टीजमेंट हो किसी भी तरीके का, आप जूते का छाप रहे हो, कपड़ों का छाप रहे हो, आप जो है दवाई का छाप रहे हो, दवाई से संबंधित बात लगाओ कि डॉक्टर से परामर्श करके दवाई ले, जूतों का आप छाप रहे हैं, है ना, तो जूते लेने से पूर्व शूज की फिटनेस जरूर देखें, तो आपको दोनों काम हो रहे हैं, आपका एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, वो भी हो रहा, और हम अवेयरनेस कैंपेन, अवेयर कैंपेन, तो गवर्नमेंट का पैसा भी बचा। अब कहेंगे आप गवर्नमेंट को कमाई कैसे, यही सवाल था मेरा कि भाई गवर्नमेंट को कमाई कैसे हुई, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट को ये कमाई हुई कि जब लोग अभी एडवर्टीजमेंट छापेंगे, तो जितनी रेशो अभी है एडवर्टीजमेंट की, और जब इन एडवर्टीजमेंट का पॉजिटिव उत्तर आएगा, तो यदि हम अभी आज की डेट में 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगाने लगेंगे, और जब हम लगाने लगेंगे तो गवर्नमेंट को 18% तो आता ही, 5% तो आता ही है, कहीं 18% आता है रेवेन्यू, और कहीं 5% आता है एडवर्टाइजमेंट से, तो वो रेवेन्यू आया ना गवर्नमेंट को, है वो गवर्नमेंट के खाते में तो जाएगा जो है, और उससे कोई बच भी नहीं सकता। हर आदमी चाह रहा है यार गवर्नमेंट को टैक्स दो, जब गवर्नमेंट धरातल पे काम कर रही है तो भाई अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दो। कैसे फायदा हो सकता है, तीसरी बात है ना इसमें, कैसे जब लोग उसे पढ़ेंगे तो फायदा हो रहा नहीं लोगों को, और जब देश के युवा वो चीज पढ़ेंगे और आने वाले देश में इकोनॉमी में प्रमोशन देंगे, हाँ जी, तो जो हम 2047 की बात करते हैं कि 2047 तक हम डेवलप्ड विकसित भारत की बात करते हैं, तो वो भी देखो जहाँ तक विकसित भारत की बात है जी, उसमें बहुत बड़ा रोल यदि गवर्नमेंट आज ये अलाउड कर दे, ये कह दे कि जैसे मैं आउटडोर इंडस्ट्री में हूँ, और गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई आउटडोर इंडस्ट्री वालों से हमारा ये कहना है कि आप धर्म हित में, देश हित में, समाज हित में, प्रकृति हित में, किसान हित में, व्यापार हित में, उद्योग हित में, जो भी आपकी अवेलेबल साइट हो, ठीक है, मतलब जिसका ऑर्डर ना हो, तो आप उस पर अपनी तरफ से लिख के लगा दें जो है, जैसे मैंने हमने लिखा शहीदों को नमन, और नीचे लिख दिया रेशो एडवर्टाइजिंग, तो अच्छा लगा ना जी, बिल्कुल। या मैंने लिखा कि मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, बौद्धिक शक्ति, धन शक्ति को भारत की विश्व महाशक्ति बनाने में सहयोग करना है, तो मुजफ्फरनगर के लोग उससे जुड़े ना, बिल्कुल जुड़े, नहीं जुड़े, बिल्कुल जुड़े हैं। या मैंने मान लिया उसी पे लिख के मतलब लिखा कि ध्यान हमें चौमुखी विकास के रास्ते खोलता है, और उस पर QR कोड घेर दिया विस्तृत जानकारी के लिए, यहाँ पे आप देख लें, तो मैंने उसका लिख दिया, तो आदमी को विजन आया ना, एकदम आया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है नहीं, तो वो लोग देखते हैं जिस होर्डिंग से मेरे 20,000 लोग, 2 लाख लोग, 20 लाख लोग डेली निकल रहे एक होर्डिंग से, और मेरा मानना यह है कि जिससे 2,000 निकल रहे उससे
2 लोग, और जिससे 20,000 निकल रहे उसमें 20 लोग, और जिसमें 2 लाख लोग निकल रहे उसमें से 200 लोग भी उस बात को अपना लेते हैं, तो एडवर्टीजमेंट का पर्पस बहुत हल होता है। ठीक है। और सर मतलब जितने हमने आपके एडवर्टाइजिंग्स देखी हैं उसमें ये चीज़ें अभी भी हमें दिखती हैं। आप ये बस चाहते हैं कि देश भर में अगर होने लगे तो इससे ये होगा कि फ़ायदा देश को भी होगा और देश के युवाओं को भी होगा। सर अगला सवाल ये है कि आज आप क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं इस इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और अगर आप, मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि अगर आज आप आईबी मिनिस्टर होते या अगर आईटी मिनिस्टर होते तो आप क्या क्या चेंजेस लेकर आते? देखो, यदि मैं आईटी मिनिस्टर होता जी। या भगवान ने कभी मुझे बनने का सौभाग्य दिया, तो जितने भी विदेश में आईटी के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं उनको लेकर आऊंगा भारत के अंदर, ठीक है, और उनको अलग अलग जिम्मेदारी दूंगा, जैसे एक जिलाधिकारी को दी जाती है ठीक है, कि भाई आप पूरे देश को आईटी से जोड़ो और जितना सस्ता इसे कर दो, इतना सस्ता कर दो कि हर आदमी जैसे मोबाइल में खोया रहता है उससे ज्यादा इसमें खोया रहता है, और जो मोबाइल में अपनी ताकत को बर्बाद करता है वे सारे सोर्सेज बंद कर देंगे हम, बिल्कुल बंद कर देंगे। केवल वो जब भी उसको मतलब की चीज देखनी हो वही उसको उसके अंदर मिलेगी। एक बात निश्चित रूप से मैं सातों मीडिया को बैठते ही सबसे पहले यही नियम पास करूंगा कि आपको समाज के लिए कुछ ना कुछ लिखना है। जो भी एडवर्टीजमेंट, चाहे आप गिफ्ट ही दे रहे पर उस पर लिखा कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लिखो उसमें आप, ठीक है, हैं सोशल मैसेज आपकी जिम्मेदारी। किसी ने हमारे लिए सूरज बनाया, किसी ने चांद बनाया, किसी ने सड़क बनाई, किसी ने स्कूल बनाए, किसी ने लाइट बनाई, किसी ने हवाई जहाज बनाए, हैं बनाए नहीं बनाए, किसी ने आजादी दी। तो उन सब की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए सुई की नोक की बराबर या सुई की नोक का 1 करोड़वां हिस्सा तो हमारी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, बिल्कुल तो मैं कर दूंगा एकदम। दूसरा, तीसरा, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज खोल देंगे हम, इतनी अपॉर्चुनिटीज खोल देंगे कि देश इतना तेजी से ग्रोथ करेगा जी, जिसकी परिकल्पना भी नहीं करी जा सकती। मैंने अभी भी कहा था आपसे, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा फील्ड है जो रातों रात किसी को हीरो बनाता है और रातों रात किसी को जीरो बनाता है। उसको हम मीडिया का प्रारूप भी देते हैं जी। तो हम जीरो बनाने का काम नहीं करेंगे, है ना, हम हीरो बनाने का काम करेंगे। तो एज ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री, जितनी फिल्मी इंडस्ट्रीज है जी, उसको हम कहीं ना कहीं ऐसा बांध के लाएंगे कि हमें ये दिखाना ही नहीं है कि देश के अंदर, देश में किसी ने क्या भ्रष्टाचार करा। हमें ये दिखाना है कि हम भ्रष्टाचार हुआ तो हमने कैसे कमांड करा। बिल्कुल, है ना, भ्रष्टाचार होने नहीं दिया, जैसे ही उन्होंने करने की कोशिश करी तुरंत उसको शिकंजा उस पर तैयार रहा। ठीक है, उसको पहले ही बांध दिया हमने। ठीक है, गांव के व्यापारी, गांव के उद्योगपति, गांव के बहुत सारे लोग जीएसटी देने को तैयार हैं और वो अभी नहीं बेचारे जुड़ पा रहे जी। ये बात मैंने उनसे भी ये बात कही थी, ठीक है, कि आप आईटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप आईटी की सुविधाएं हमें दे दो। व्यापारी तो जुड़ने को तैयार बैठा आपसे, बिल्कुल। अब वो पोर्टल, आप नेटवर्क नहीं है पहले तो, और नेटवर्क है तो जो पोर्टल है आपका वो नहीं चलता, और चलता है तो उस पर ट्रेनिंग देने वाला नहीं कोई, बिल्कुल, है ना। अब अनपढ़ आदमी से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेचारा भर देगा, नहीं पॉसिबल, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एज ए आईटी मिनिस्टर तो बहुत सारी चीजें, मतलब जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल की बात विजन है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है, इसको उठाने की बात है, या जैसे प्रतिभाओं को गांव दूर दराज से निकाल के
कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन जी ने प्रस्तुत करा, या सुमन शेखर ने कुछ शो गाने के प्रस्तुत करे, और भी बहुत सारे चैनलों ने चीजों को प्रस्तुत करा है जी। उन सब चीजों को मेरी पूरी प्रायोरिटी होगी कि प्रदेश की प्रतिभाएं उभर के आए, जिसका हम वर्तमान में भी देखें। जो भारत खेल के क्षेत्र में कोई मेडल नहीं जीतता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खूब मेडल जीत रहा है जी। एक बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बिल्कुल, वो पूरे और देशों के भी मुख्यमंत्री हो गए, क्योंकि वहां से ऑफर आने लगी कि भाई हमें आप ऐसा मतलब सुविधाएं प्रदान करें, प्रदान दे दें। हाँ जी। तो आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसको हम बहुत सारी चीजों पे कमांड करेंगे। जैसे हम ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्यार सहित, आपको चढ़ना है ट्रेन में, आपके लिए दो डोर्स है, ठीक है, और जो उतर रहा है उतरने दो। अब चढ़ने वाला भी उसी चढ़ रहा है और उतरने वाला भी, यही बस की स्थिति है, बिल्कुल, है ना। यही मतलब जो है चलने की स्थिति, मतलब एस्केलेटर पे जब हम चलते हैं, बिल्कुल भाई आप लेफ्ट में खड़े हुए, आप जो उतर रहा है राइट में उसे उतरने दो, है ना। गंदगी की स्थिति है, सिविक सेंस की, तो सिविक सेंस की तो बहुत जरूरत है। केवल सिविक सेंस एडोप्ट होने से इस देश के अंदर बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा, आया भी है। हमारी युवा पीढ़ी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, बिल्कुल, कि नेतृत्व करने वाले लोग लोकसभा में ना लड़ें, नेतृत्व करने वाले लोग हमें जो शिक्षा दे रहे हैं उसको खुद भी एडोप्ट कर लें, बिल्कुल, और धीरे धीरे मतलब मोदी जी के नेतृत्व में ये काम होने लग रहा है। ठीक है रेशु सर, अब बात करते हैं शहर मुजफ्फरनगर की। आप इस शहर से आते हैं, इस शहर से आपका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो सब दिखता भी है। आपने इस शहर में क्या क्या बदलाव देखे हैं हाल फिलहाल में? अगर मैं बात करूं 2020 के बाद से, कोरोना के बाद से हमारा शहर मुजफ्फरनगर कहीं अगर टियर 3 में कंसीडर किया जाता था तो वो टियर 2 में कंसीडर किया जाने लगा है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन निकल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। तो आप किस तरीके से मुजफ्फरनगर को देख पाते हैं? मुजफ्फरनगर में देखिए, मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर कहा जाता है जी। और वहाँ की पेपर इंडस्ट्री, वहाँ की लोहा इंडस्ट्री जी, और वहाँ की शुगर इंडस्ट्री इतनी गजब की इंडस्ट्री है, बहुत गजब की जी। और यदि हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें जी, और ओडीओपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको सिलेक्ट करा है जी, तो गुड़ को हम इतने सारे प्रारूपों में बेच सकते हैं, बिल्कुल, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं करी जा सकती। जैसे आगरा का पेठा, हापुड़ के पापड़, मेरठ की गज्जक, यस, मथुरा का पेड़ा, है ना। जब हम इन चीजों को ब्रांड कर देते हैं तो मुजफ्फरनगर के गुड़ को भी हम बहुत तरीके से बेचने की स्थिति में हैं। ठीक है, एक बात, ठीक है, टिश्यू पेपर मुजफ्फरनगर में बनता है, बिल्कुल, और वहां पे जो बनता है उसको उसके अनलिमिटेड प्रारूप 5 स्टार होटल में, सारी मिनिस्ट्रीज में, सारे एयरपोर्ट पे, सारे हॉस्पिटल में, सारे होटल्स में, सारे रेस्टोरेंट में, सारे कॉलेजेस में, यहाँ तक कि सबके बैग में अब रखा मिलने लगा, है ना। लेकिन मुजफ्फरनगर में उसके लघु उद्योग नहीं बन पाए। रोल का रोल बनता है और वो सारे डिजाइन बनाने वालों को, सारे कटिंग करने वालों को विभिन्न रूपों में चला जाता है, मतलब अपने अपने हिसाब से आप कर ले जी जी। और मुजफ्फरनगर का जो माल बाहर चला जाता है वो ही छोटी छोटी मशीन लगा के टिश्यू पेपर का वो प्रारूप बना सकते हैं, जिसको हम देख ही रहे हैं जी। गवर्नमेंट को गुड़ स्वेच्छा पे कर देना चाहिए कि आप 20 ग्राम गुड़ खाएंगे लंच के बाद, प्रायोरिटी वाइज, या डिनर के बाद जी। लंच ज्यादा होना चाहिए, उसमें आपको एसिडिटी खत्म, आपकी पाचन क्रिया बढ़ गई, आपकी आईसाइट अच्छी हो गई, बिल्कुल, है ना। आपका
जो आपको आलस आ रहा था जी। वो खत्म हो गया। और जो आपको शुगर है तो ये गुड़ को लगभग शुगर फ्री बनाया था, क्योंकि इसके अंदर शीरा होता है, बिल्कुल, शीरे के कारण। तो आपने ये खाया तो जो एसी का आप पे निगेटिव प्रभाव आ रहा, ठीक है, वो आपको Control नहीं हो आएगा, नहीं आएगा, मतलब कंट्रोल हो गया। जो आप तनाव में आ रहे उसको कंट्रोल करेगा, शीरा कंट्रोल करता है, इसका शीरा जो कंट्रोल करता है। ठीक है। तो अनलिमिटेड इसके फायदे हैं। ये बिल्कुल सादे गुड़ की बात है। और यदि हम मेवा का बनाते हैं, चक्की बनाते हैं, उसकी मूंगफली का बनाते हैं, उसको दीपावली गिफ्ट में बना के उसका दीपक में बनाते हैं, मोमबत्ती के रूप में बनाते हैं, जो मैंने भी बनाए हैं, दिल के रूप में बनाते हैं। एक पति एक पत्नी को, या एक पत्नी अपने पति को, या प्रेमी प्रेमिका को, एक दूसरे को हम गिफ्ट के रूप में दे रहे, दिल बना के, गिफ्टिंग ऑप्शंस, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड ऑप्शन है इसमें, अनलिमिटेड। हम स्वर्ण भस्म मिला के और इसमें दे सकते हैं, अश्वगंधा मिला के दे सकते हैं, और जो बहुत ही लाभदायक है। तीसरी बात, लोहे की बात। देखो आपका ये स्टैंड भी लोहे से बना, बिल्कुल, है ना, और आपकी ये पिक्चर भी लोहे से बनी, बिल्कुल बनी जी। आपका बहुत सारा फर्नीचर भी लोहे से बना, बिल्कुल। पर मुजफ्फरनगर में उसको हम सरिये को या लोहे को बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में तो लगा पाए, लेकिन छोटी इंडस्ट्री में तब्दील नहीं कर पाए, बिल्कुल, ताकि लोगों को ग्रोथ मिल जाए। काफी मैंने माइंड सेट करने की कोशिश करी समय समय पे, लेकिन वो सफलता मुझे नहीं आई जो मैं चाहता हूँ। तो अब ये तीनों इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, लोहा इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, अनलिमिटेड ग्रोथ के साधन है। इन तीनों से मुजफ्फरनगर के अंदर नया व्यापार मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। इसको कौशल विकास मंत्रालय जितनी आसानी से कर सकता है, जो माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में बना था जी, और उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान जी रहा था कि जी कौशल विकास एक ऐसा मंत्रालय है जो हमारे पिछड़े लोगों को, अनट्रेन्ड लोगों को बहुत सारी ग्रोथ देगा और बहुत सारी उनकी कमाई करा देगा, ठीक है ना। ठीक है रेशु सर, अगर ये पॉडकास्ट कोई भी इस देश का युवा, या मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं मुजफ्फरनगर का युवा देख रहा है, उस पर थोड़ा बहुत पैसा है जो वो बिजनेस में लगाना चाह रहा है, उसे आज किस तरीके से काम करना चाहिए? ऑल्दो वो आपसे कोऑर्डिनेट भी कर लेगा, लेकिन कितना बेयर मिनिमम बजट के साथ वो अपना एक स्टार्टअप कर सकता है और मुजफ्फरनगर में इकोनॉमी अच्छी लेके जा सकता है? सर मैं आपको आयुष जी ये कहना चाहूंगा, उसे एक पैसा नहीं लगाना। ओके। वो केवल मेरे से संपर्क करेगा, मैं उसको टीम दी जाएगी कि भाई आप इतने लोगों के साथ आइए, उनको 10-5 क्लासेस दी जाएंगी और उनको बताया जाएगा कि आपको ये काम ऐसे करना। ओके। कोई पैसा नहीं लगाना उनको। 6 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग हम देंगे उनको, ठीक है। कोई पैसा उनसे नहीं लेंगे, जगह देंगे, सारी फैसिलिटीज देंगे, है ना। उनको काम करना, बस केवल काम करना। वो ये समझ के ना आए कि भाई पहले दिन से ही उनको करोड़ों रुपए मिलने लगेंगे। ये संभव मेरे माध्यम से नहीं है, वैसे हो सकता है कोई हो ऐसा सोर्स, पर मुझे नहीं जानकारी उसकी। वो केवल सीखने की दृष्टि से आए, तो मैं समझता हूँ इतने पैसे वो कमाने लगेंगे, इतने पैसे कमाने लगेंगे, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज तो मेरे पास है। मैं मार्केटिंग के फील्ड में, मैं AI के फील्ड में, मैं IT के फील्ड में, मैं क्रिएशन के फील्ड में, डिजाइनिंग के फील्ड में, लाइजनिंग के फील्ड में, कमांडिंग के टीम लीडर के रूप में बहुत सारे काम उनको दूंगा। उनसे मैं खुद भी समझने की कोशिश करूंगा, ताकि काम करना उन्हें फैसिलिटीज में प्रोवाइड करा दूंगा उनको। बिल्कुल। और ये मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ कि अगर मुजफ्फरनगर के युवाओं में वो जज्बा है, उन्हें लगता है कि हमें कुछ करना है, तो एक बार रेशु सर से मिलें, कोशिश करें जानने की कि आप जो काम करने वाले हैं उसमें कितना रिस्क है, कितने चैलेंजेस हैं और कितना अच्छा आप कर सकते हैं। रेशु सर, अगला सवाल मेरा ये है कि हम बात कर लेते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं आज का जो देश का युवा है वो बिजनेस शुरू तो कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हालात पे आ जाता है कि उसको या तो बंद कर देता है या किसी और चीज में चला जाता है। वो बहुत परेशान है, क्यों? उसे उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा।
आयुष जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं सही इस स्थिति का आदमी ना पहले था ना अब हूं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ठीक है ना मैं ये बात किसी को बताना चाहता। जी। मुझे तो यही बात अच्छी लगती है हम्म कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ हम्म वो मैं उन्हें बता देता हूँ ठीक है कि भाई आपको इस टाइम आना है, ये फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी और ये काम आपको करने हैं। ठीक है आपको इतने 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई काम नहीं करना, आइए बैठिए देखिए जो काम बताया जा रहा है उसको एक एक करके दिया जाएगा। आपको किसी भी चीज का मिसयूज नहीं करना जी। यूज करने के लिए आपको सारी चीज उपलब्ध है। जिस काम को आप करोगे उसको गारंटी के साथ करना, आपको जिम्मेदारी से करना, दूसरों के बहकावे में नहीं आना। ठीक है तो ऐसे मतलब बहुत सारे पॉइंट हमने बनाए हुए हैं जी। जिसपे उनको बताया जाता है साइकिल कहाँ खड़ी करनी है, वॉशरूम कहाँ जाना है, लाइटों का सदुपयोग करना है, काम लिख के लाना है, बस पेंसिल कागज तैयार रखनी है, बोलते ही लिख लो बस उसे। खर्चा करा लिख लो और चाहे मोबाइल में लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो और चाहे कागज पर लिख लो। लिखना का आप काम करिए तो निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ होगी। आपको क्या लैंग्वेज बोलनी, झगड़े क्यों हो जाते हैं, मारपीट क्यों हो जाती है, इन सब बातों पे हम कैसे कमांड करें, उन सब बातों की हम सब बात अच्छे से समझाएंगे। अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं कपिल देव अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से मिनिस्टर है, उनके बेटे और उनके भाई, और वो यही समझने आए थे कि हम इस एडवर्टाइजिंग के बिजनेस को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा देखो, मैंने कपिल देव जी को भी कई बार कहा और अब मैं आपको भी बता देता हूँ, हम इस बात को मुजफ्फरनगर से शुरू करते हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर हमने बिल्डिंग ढक के होर्डिंग लगा दी। अब बिल्डिंग ढक गई, फिर उसके नीचे खोखे वाला आया, खोखे वाले ने अतिक्रमण कर लिया। फिर झाड़ू देने वाला आया तो खोखे वाला बैठा हुआ था, उसने झाड़ू दी, कबाड़ा खोखे के अंदर कर दिया। फिर खोखे वाला आया, उसने डंडा लिया और वो कबाड़ा नाली में धकेल दिया। फिर बरसात आई तो पानी चौक हो गया, पानी फ्लो होके बाहर आ गया और मच्छर हो गए, बीमारी फैलनी शुरू होगी। इसका हल है, हम धीरे धीरे शहर के अंदर जो डिवाइडर बने हैं सारे होर्डिंग की जगह यूनिपोल लगाएं और जो हमने मॉडर्न रूप अपनाया है, जो डे एंड नाइट विजिबल होंगे उन यूनिपोल को लगाएं, गैंट्रीज को लगाएं, कैंटिलीवर को लगाएं और उस पे एक सोशल मैसेज की प्लेट भी लगाएं नीचे। ठीक है। पुलिस के जरूरी नंबर ये हैं, आपातकालीन नंबर ये हैं और उस पे एक मैसेज लिखें फिर साथ में, जैसा मैंने अभी भी कहा जी, हरा भरा मुजफ्फरनगर, स्वच्छ मुजफ्फरनगर, स्वस्थ मुजफ्फरनगर, यातायात के नियमों का पालन करें, हमने लिखा। तो जितनी बिल्डिंग है जो आज हमने ढक रखी है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो हम जिम्मेदारी लेते हुए पहले सारे होर्डिंग लगा ले और जितने लोग इस ट्रेड में हैं उन सबको जितने अभी उनके लगे एक एक दो दो ज्यादा अलॉट कर दे, तो नगर पालिका की तो इनकम बढ़ जाएगी, बिल्कुल, मंत्री जी का मान सम्मान बढ़ जाएगा, है ना, हमारे विजन को स्वरूप मिल जाएगा और पूरे देश में मुजफ्फरनगर से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का नाम हो जाएगा। बिल्कुल यार, कैसे अभी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उल्टा रंग मारा और भाग गए। बिल्कुल बेहतरीन रंग करेंगे, चमकदार, एक्सीडेंट नहीं होने के, एक्सीडेंट की परसेंटेज घट जाएगी, है ना, और साथ में उसमें ये भी लिखे हम भाई ये रास्ता इधर को जा रहा है, ये रास्ता इधर को जा रहा जो है। और अब तो और भी अच्छा ऑप्शन आएगा, जैसा आपने कहा चेंजेस का, एलईडी के आने लगे, लाइटिंग के आने लगे, है ना, और कमांडिंग पोजीशन के आने लगे। तो मुजफ्फरनगर से एक बड़ा अभियान हम शुरू कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। पर ये बात हमारे बहुत ही प्रिय मंत्री कपिल देव जी को समझ में आनी चाहिए। उनके बेटे और भाई जैसा मैंने बताया आए थे, उनको भी मैंने कहा कि भाई हम दोनों आपस में प्रतिद्वंदी नहीं है,
हम आपस में मित्र हैं और इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए इसकी नई लहर हमें मुजफ्फरनगर से शुरू कर देनी चाहिए। और एडवर्टाइजिंग में हम हैं तो यहीं से शुरू करके दिखा देनी चाहिए कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लोग बाग एप्रिशिएट करेंगे, गवर्नमेंट एप्रिशिएट करेगी, और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने एक्सीडेंट रुकेंगे, और कितने मच्छर अपने आप मर जाएंगे, अतिक्रमण नहीं होने का, नाली चौक नहीं होने की, पानी फ्लो नहीं करने का है। बहुत सोल्यूशन, बहुत बहुत फायदा रहेगा अगर ये चीज होती है तो। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा ये है कि मुजफ्फरनगर को क्राइम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कहलाया जाता है, लेकिन क्या इस शहर के युवा इतना दमखम रखते हैं कि वो जिंदगी में और अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पाए? इस देश के युवा पहले भी पूरा दमखम रखते रहे, मुजफ्फरनगर के लोग भी रखते रहे और आगे भी रखते रहेंगे। ठीक है। उनको एक मार्गदर्शन की जरूरत है जी। जैसे स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को मोटिवेट करा और जो हमारी कुप्रथाएं थी वो बंद कराई, कन्याओं को पढ़ना सिखाया जी, माता पिता को बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना सिखाया, जो भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं वो उन्होंने बंद कराने में सहयोग दिया। बहुत सारे शिक्षा संस्थान डीएवी के रूप में डेवलप हुए, गौशालाएं डेवलप हुई, अस्पताल डेवलप हुए, इंडस्ट्री डेवलप हुई। इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने करा, मैंने कुछ लोगों के नाम लिए, बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और मोदी जी ने उसमें स्टार्टअप शुरू करके जो संसाधन वाले लोग हैं और जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनको जोड़ दिया, और गवर्नमेंट में को बीच में पिलर बना दिया कि अगर जो कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसको आपको पे कमांड रखनी है। ठीक है। तो मुजफ्फरनगर का युवा तो सब ऐसा युवा है जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ा तहलका मचा देगा। कई लोग ओलंपिक में गए, कई लोग एशियाड में गए, कई लोग अमेरिका में गए जी। और विश्व स्तर पे बहुत कीर्तिमान उन्होंने हासिल किया, लिखा है। लेकिन अभी और भी बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। और उसके लिए हमारा जो देश का नेतृत्व है, हमारा जो मुजफ्फरनगर का नेतृत्व है, उसको निश्चित रूप से आगे आना होगा और युवा पीढ़ी के अंदर सुभाष चंद्र बोस जैसा जज्बा, लाल बहादुर जैसा जज्बा, शहीद भगत सिंह जैसा जज्बा, महात्मा गांधी जी जैसा जज्बा जी, भगवान राम जैसा जज्बा, भगवान कृष्ण जैसा जज्बा, त्याग और सेवा का भाव भरना ही होगा। अभी भी कर रहे, लेकिन गाइड का थोड़ा सा कमी है, मतलब उसकी कमी कह लो या उसके उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है सर, एक रैपिड फायर करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप उनके एक शब्द, दो शब्द में या मैक्सिमम एक लाइन में प्लीज उनका जवाब दीजिएगा। तैयार हैं? चाय या कॉफी? मैं चाय प्रीफर करता हूँ। ठीक है। फेवरेट एक्टर? कोई मनपसंदीदा आपके एक्टर रहे? अमिताभ बच्चन। अगर एक्ट्रेस की बात करें? अमिताभ बच्चन। एक्टर हो गए अमिताभ बच्चन जी, और अगर एक्ट्रेस की बात करें? लेडीज फीमेल में? हाँ जी, फीमेल हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी, ठीक है। सर अब बात करते हैं पॉलिटिशियंस के बारे में। आपके अभी तक के सबसे इंस्पिरेशनल पॉलिटिशियन कौन रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। मोदी साहब। ठीक है। रेशु सर, ये सवाल मेरा पर्सनल है, मैं बहुत टाइम से जानना चाह रहा था कि आपके जो नाम है सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, हमें पहले नाम का भी मतलब पता है, तीसरा जो अग्रवाल है उसका मतलब भी पता है, लेकिन रेशु का अर्थ क्या है? रेशु का मतलब है आर मीन्स राइज, ई मीन्स ऑन द अर्थ, एस मीन्स साइन, एच मीन इन द हेवन, यू मीन्स ऑलवेज विद यूनिटी। राइज ऑन द अर्थ, साइन इन द हेवन, ऑलवेज विद यूनिटी। हम पृथ्वी लोक पे रहें या स्वर्ग लोक में एकाग्रता से टीम बना के रहें तो विजय हमें दोनों जगह निश्चित रूप से मिलेगी।
और आप रेशु में 5 शब्द हैं तो हमने एस को बड़ा करा है, ओके। तो बैलेंस कर दिया RE और HU को, एस को बड़ा कर दिया। यार धैर्य से रहो, विश्वास से रहो। और इस दुनिया के जितने भी लोग हैं सबने यही फिलोसफी अपनाई है कि हम किसी भी स्थिति में हो, धैर्य रखें, विश्वास रखें, ध्यान रखें, एकाग्रता रखें, तो विजय निश्चित रूप से मिलेगी, निश्चित, और मिली भी है। हमारी इसी थीम पे ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के लोगों द्वारा दिया गया प्यार कह ले, उसे सम्मान कह ले, है। और हमारी परिवार की बेटी का नाम, जो हमारी पीढ़ी की पहली बेटी है, उसका नाम भी इसी थीम पर रेशु रखा गया, उसके नाम पर रेशु रखा गया। ये है, और यही रेशु विहार, और यही रेशु विहार। जहाँ तक इस बात की बात है, रेशु चौक, रेशु विहार मंदिर, रेशु विहार रेलवे क्रॉसिंग, रेशु विहार पार्क, परिक्रमा मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग, और स्वामी कल्याण देव मार्ग, मुनीम जी मार्ग, हमारे पिताजी मुनीम जी थे, अकाउंटेंट थे, पवन पुत्र धाम, ऐसी बहुत सारी चीजों के जो बेनाम थी उनको जनता जनार्दन तक पहचान दिलाने के लिए नामकरण करने का भी सौभाग्य भगवान ने दिया, जो आप ही लोगों के कारण संभव हुआ। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। पहले नंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अपने को उलझन नहीं दिया कहीं भी। ठीक है सर, मैं आप कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूंगा, आप उनके बारे में एक एक दो शब्द, मैक्सिमम एक लाइन ट्राई करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गंभीर व्यक्तित्व। ठीक है। योगी आदित्यनाथ। पेल दूंगा। वो कहते हैं ऐसा वो कहते हैं ऐसा, वो कहते हैं जहन्नुम में भेज दूंगा, जहन्नुम में भेज दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा जी। ठीक है। कपिल देव अग्रवाल। किस्मत का धनी। ओके। अटल बिहारी वाजपेयी। हरफन मौला। हरफन मौला, मस्त। ठीक है। अखिलेश यादव। कुछ कर नहीं पा रहे, विरासत, विरासत के धनी। विरासत के धनी, ठीक है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। एज अ बिजनेसमैन आप न्यूट्रल हैं, जितना मुझे आपकी बातों से समझ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप बीजेपी से जुड़े हैं। निश्चित रूप से मैं बीजेपी से जुड़ा हूं। ठीक है। क्योंकि बीजेपी की जो करनी है वो देश हित में है, और लोग कहते हैं कि देश हित में हम काम करते हैं, लेकिन ये लोग कहने के साथ साथ उसको धरातल पर उतारते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उद्योग में परेशानी करते हैं, उनको बेस्तानूत करने की क्षमता रखते हैं और कर देते हैं। ठीक है ना, जिससे हमारे बहन बेटियां बड़ी इज्जत से जीती हैं जी। हम लोग अपना व्यापार बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उद्योग बहुत अच्छे से चला पाते हैं। फिर भी कभी मतलब मिनिस्ट्री में बात करने का या जैसे मिलता रहता है मौका, और भविष्य में मिलेगा, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश में एज ए कार्यकर्ता, एज ए जिम्मेदार व्यक्ति मैं जरूर रखूंगा। बहुत गुंजाइश है प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आईटी का डेवलपमेंट होना, ताकि लोग बाग मॉडर्निटी से सस्ते में जुड़े रहें। बस बिल्कुल ठीक है। क्या सत्य प्रकाश रेशु अग्रवाल राजनीति में जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार बेटा, क्योंकि जब से मैंने स्वामी विवेकानंद जी की ये बात पढ़ी है कि यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग अच्छे लोगों पे राज करेंगे। तो जब से मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हुई, और किस्मत का कोई बटन कह लो या मेरी कार्यशैली कह लो, वो प्रारूप नहीं लेके आई जो मैं राजनीति में चला जाना चाहता। ठीक है। और राजनीति में जाने का कोई उद्देश्य मेरा धन कमाना या वाइट कपड़े पहनना या वो दिखाना नहीं होगा, बिल्कुल भी। मुझे एकदम स्पष्ट विजन है, ठीक है, कि राजनीति में सबसे पहले
विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर हम किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा के तर्क संगतता के साथ बात करें। मारपीट जो होती है लोकसभा में, विधानसभा में, वो बिल्कुल शून्यकाल में जाएगी। और जो हम देश हित को पीछे रख देते हैं जी, समाज हित को, धर्म हित को पीछे रख देते हैं, युवा पीढ़ी के हित को पीछे रख देते हैं, वो हित प्रायोरिटी पे रहेगा, हर हालत में रहेगा। किसी सूरत में ऐसा नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी को विधानसभा और लोकसभा में जाने वाले लोगों को ये मैसेज देना है युवाओं को जी, कि हम किसी भी सूरत में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज में कुटुंबता आती हो, ठीक है, या आस पड़ोस में कुटुंबता आती हो, या दलों में कुटुंबता आती ठीक है, हो। ठीक है, नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है। अगर सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल को 2027 या अगर हम बात करें 2029 में चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए तो किस पार्टी से लड़ेंगे? मैं बीजेपी से ही टिकट लूंगा जी, और पैसे के दम पे मैं टिकट नहीं लूंगा। ठीक है, मैं विजन के दम पे टिकट लूंगा कि हम अतिक्रमण को कैसे हटाएं, जी, हम युवाओं को कैसे जागृत करें, हम महिला शक्ति को कैसे नई सोच दें, ठीक है, हम बुजुर्गों का सम्मान कैसे करें, हम उद्योगों के अंदर क्या क्या नई फैसिलिटीज दे दें ताकि जो बिना वजह की हड़क है वो, और एक हिस्सा काम में, एक हिस्सा राजनेताओं के हिस्से में नहीं आता, पर मैं उस पर भी काम करूंगा। ठीक है, और वो इस देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो न्यायालयों में न्याय नहीं मिल पाता और अनलिमिटेड सुधार की जरूरत है, जिसपे मेरी बहुत अच्छी स्टडी है, उनको भी मैं निश्चित रूप से इतना लचीला बनाऊंगा कि आपको न्याय पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बारे में मैं बहुत लिख चुका हूँ माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, माननीय राष्ट्रपति जी को, न्याय मंत्री को और अपने प्रधानमंत्री जी को भी, कि इस देश के अंदर बहुत जरूरत है न्याय व्यवस्थाओं की। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब मैंने इस पे 2-2.5 साल पहले मेहनत करी तो पता लगा कि एक डेट पे गवर्नमेंट का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस डेट पे एक आदमी के लिए 2 से 2.5 हजार रुपए गवर्नमेंट के लग जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उसमें गवर्नमेंट की लाइट है, उसमें गवर्नमेंट का नेट है, उसमें गवर्नमेंट की जजेज हैं, जजेज के साथ चपरासी है, सिक्योरिटी वाला है, उसका पेशगार है, और उसके ऊपर उनको कमांड करने वाले हैं और नीचे उसके काम करने वाले हैं। बहुत खर्चा। तो 2 से 2.5 हजार रुपए तो गवर्नमेंट के लग जाते हैं। एग्जैक्टली, है ना। और एक कोर्ट में यदि एक दिन में मिनिमम 10 डेट भी लग रही तो 25,000 रुपए तो गवर्नमेंट की लगी, बर्बाद। और उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। परिणाम तो आना चाहिए ना। इस देश के अंदर फैसले कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए जब एपीजे अब्दुल कलाम जी का नॉन बेलेबल मध्य प्रदेश के एक माननीय न्यायाधीश महोदय ने नॉन बेलेबल गारंट कर दिया, तो सारे देश ने देखा कि 3 दिन में उन जज साहब को रिजल्ट सुना दिया गया और उनको गलत कार्यवाही का परिणाम सबने देखा। बिल्कुल सबने देखा। या जिसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सजा हो जाती है जी, तो उनके केसेस एक लिमिट टाइम में पूरे करने होते हैं। तो ऐसे आम जनता के भी होने चाहिए। आम जनता का टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दो आप। जैसे कोर्ट में हमारी डेट लगी, हम नहीं पहुंच पाए तो हमारे नॉन बेलेबल वारंट हो गए। बिल्कुल। और जज साहब नहीं आ पाए तो कोई बात, फिर भी हम तो पहुंच गए वहां पे। हमने प्रदूषण भी करा, हमने यातायात भी परेशान करा, ठीक है, हमने मतलब जो है गांव से बहुत जल्दी से चले भी, बिल्कुल, और फायदा कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए जजेस की कि यदि किसी कारण से मुवक्किल जज साहब छुट्टी पे चले गए
तो अपने आप सूचना जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई अगली डेट आपकी ये है। Exactly. और कल जज साहब नहीं आएंगे, अगला दोस्त बहुत सारा काम करेगा, देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, इससे 1% तो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जो आदमी बिना वजह की धक्के खा रहा, बिल्कुल पैसे खर्च कर रहा, वो मेहनत करेगा अपना, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे इशूज हैं केस कोर्ट में जिन पे तत्काल कार्यवाही हो। जिस तरीके से फाइल जानी तो चाहिए, नीचे जारी ऐसे कई सालों चले जाते हैं। तो उसने क्या गलती करी साहब, जो आजादी से पहले का केस लड़ रहा, कई पीढ़ी बात कुछ नहीं, फास्ट ट्रैक बात कुछ नहीं, बिना वजह की। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ये तुरंत जज को बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए कि हर हालत में आपको ये केस, मेरा चालान कट गया 200 रुपए का, अब मैं 10 चक्कर काट रहा, 2 साल लो जा रहा, 200 रुपए, क्या बात है, ठीक है। अब 2500 तो गवर्नमेंट के लग गए, बिल्कुल 2 साल लो हर डेट पे, और मेरे भी लग रहे, बिल्कुल। अब रिजल्ट कुछ नहीं यार, 200 रुपए की रसीद काट के दंड देना, दे के मुझे साथों साथ दो, खत्म करो यार मामले। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में हम पिछड़ेपन पे चले जाते हैं। बिल्कुल। और इसी चक्कर में देश, हम जैसे कहते हैं कि जल्दी हमें डेवलप्ड होना है, जल्दी कैसे हो जाएगा जब इसी चीजों के चक्कर में हम लोग रह जाएंगे, तो कहीं कुछ होना बड़ा मुश्किल है। सर, इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपको मिनिस्टर बनाया जाए तो आपको लॉ मिनिस्टर बनने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। मेरा लॉ मिनिस्टर बनने में तो बहुत योगदान नहीं होगा जी, लेकिन हाँ, मेरा जब लॉ मिनिस्ट्री की कमेटी बनेगी तो उसमें जरूर मैं उन लोगों को योगदान करूंगा, ठीक है, कि भाई जो बहुत सारी बारीकी बातें हैं वो तो आप ही देख लें, ठीक है, लेकिन जिन बातों से आम जनता त्रस्त है, वकील त्रस्त हैं, जजेस त्रस्त हैं, एडमिनिस्ट्रेशन त्रस्त है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर त्रस्त है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी त्रस्त हैं, वो तो तुरंत जो है तुरंत उस पर कार्यवाही होकर वो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सर, एक शब्द जो आपको डिफाइन करे। मुझे डिफाइन करे, ये तो अपने मियाँ मिट्टू बनने वाली बात होगी। कुछ तो होगा। कर्मठ, व्यक्तित्व के धनी। व्यक्तित्व के धनी, बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज। सर, आपको अगर कोई सुपर पावर मिलती है, कोई शक्ति आपको मिल जाती है, तो क्या करना चाहेंगे? मैं उसका मिसयूज नहीं करूंगा। वेरी गुड। मैं उसको 144 करोड़ भारतीयों की सेवा में समर्पित। ठीक है। सर, जब आप काम करते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं या फिर चुप होके बस काम पे फोकस करते हैं? पूरा काम पे। पूरा काम, फाइनल, ठीक है। सर, ये सवाल मैं सभी से करता हूँ जो भी हमारे गेस्ट पे आते हैं, आपके लिए खुशी क्या है? मेरे लिए खुशी ये है कि मैं 144 करोड़ भारतीयों की सेवा कर पाऊं, बस ये मेरा यही लगने लगा। और जो भी मिले उससे खुशी से मिलूं, परिवार के लोगों के साथ बैठूं, मित्रों के साथ बैठूं, और किसी विजन से बैठूं। बिल्कुल, मतलब आलतू फालतू हम चाय पी रहे, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, टाइम बर्बाद कर रहे, गप मार रहे, वो ना हो। पुरानी बात है कि वजह से ज्यादा हम बिना वजह के काम करते हैं, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनट टू मिनट हम पे एकदम क्रिएटिविटी के साथ काम होना चाहिए। और ये मैंने वर्तमान में मोदी जी से और बाबा रामदेव जी से बहुत सीखी। ठीक है। क्या सत्य प्रकाश रेशु अग्रवाल को जिंदगी में कोई मलाल रहा? मुझे कोई मलाल है ही नहीं जी। भगवान ने वो सारे सुख दिए जिसकी मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। मैं दुनिया भर के मलाल लेके बैठा रहूं, मैं मोदी नहीं बना, मैं योगी नहीं बना, मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं बना, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, मैं मिनिस्टर नहीं बना, मैं धीरू भाई अंबानी नहीं बना, मैं टाटा नहीं बना, बिरला नहीं, ये सब हमारी फालतू की बातें हैं। जो कुछ बना यार उसका आनंद लो, मजा लो। सोचा तो हमने 10 पैसे का भी नहीं था, भगवान ने दिए 1000 रुपए, तो उसका तो मजा ले लो जो है पूरा, और औरों को भी बांटो। है, हम औरों को भी बांटेंगे जिनसे हमारी जान ना पहचान, ना लेना ना देना, और अपने आप भी उसका सुख लेंगे, बिना वजह की सरदर्द रहे, कोई मलाल नहीं है। बस ठीक है। आने वाले सालों में जब हम दोबारा से बैठेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, आने वाले 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, तो आप एक एज अ नेता, एज अ पॉलिटिशियन हमारे सामने रहेंगे? ये समय ही बता सकता है जी। मतलब कि मैं एज ए पॉलिटिशियन और आप जैसे लोग बाग बहुत सारे सुझाव, बहुत सारा मार्गदर्शन दे देते हैं जी।
जैसे ध्रुव ने 5 साल की एज में अपने पिता को मार्गदर्शन दे दिया, पूरे समाज को मार्गदर्शन दे दिया, और हमारे लिए आज भी आकाश में एक प्रकाश बन के, कीर्तिमान बन के प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन चमकते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं। तो आप भी हमें मार्गदर्शित कर देंगे। ये कुछ नहीं पता भविष्य में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, पर ये जरूर है कि मेरी ये कोशिश रहेगी, और कोशिश है कि 144 करोड़ भारतीयों की सेवा संकल्प को मैं पूरी तरीके से रोज की प्रार्थना में सुबह और शाम को दोहराता रहूंगा। सर कुछ गाना चाहेंगे, कुछ शायरी, कुछ लाइंस, कुछ ऐसी पंक्तियां जो मुझे, जब मैं 4 साल का था तो 1965 की बात होंगी, ये 3 साल का ही था, तो छोटे से थे, तो हम एक गाना गाया करते थे, भारत से जंग छेड़ कर हो भुट्टो तू क्या पाएगा, लड़ते लड़ते इस भारत से अपनी जान गंवाएगा। फिर और बड़े हुए तो पता नहीं था क्या होगा, पर कि मस्ती दिमाग में छाई, और लड़की चली जब सड़कों पे, आई कमायत लड़कों पे, तो वो हम जैसे लड़कों पे तो नहीं आई, पर आप जैसे लड़कों पे है ना। ओके। और फिर और मैच्योर हुए तो पता लगा कि हमारी गर्ल्स फ्रेंड का सर्किल बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, और उनके अंदर मेरे प्रति ये भावना कम थी कि ये हमारा मतलब बॉयफ्रेंड है या लवर है। उन्हें लगता था कि सत्यप्रकाश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात को बहुत स्पष्टता से कहने जानते हैं, बता देते हैं, और बहुत सारी बच्चियां हमारी साथ पढ़ती थी जो बहुत अच्छी मित्र थी हमारी। इतनी मैच्योरिटी तो नहीं थी जितनी अब है, पर वो ये आज भी महसूस करती हैं कि बंदा कहाँ से चला और कहाँ पहुंच गया। मतलब उनके लिए मैं एक इंस्पिरेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए, उनके लिए भी हूँ, पर मैंने उन्हें भी कभी ना सोचती ना मोचती, इसलिए से नहीं कभी विजन रहा कि उनके साथ इस विजन से पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, उनके घर इस विजन से नहीं गए कि ये लड़की हम लड़के हैं, मतलब हम इस विजन से गए कि हम बहुत अच्छे एक दूसरे के सहयोगी हैं। ठीक है सर, आखिरी में इस देश के युवाओं को, इस देश के 144 करोड़ को अगर आप कुछ कहना चाहें तो कैमरे पे। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव होके आप काम करो, और ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पॉजिटिव होके काम करें, लेकिन पॉजिटिव होके आप जब काम कर सकते हैं जब आपके अंदर नकारात्मकता है, उसके बारे में आप अपने मन में बात ना रखें, उसको किसी एक्सपर्ट से संभाल लें, और जब आप 4 एक्सपर्ट के पास जाएंगे, 5 एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो एक एक्सपर्ट आपको ऐसी बात बताएगा जिसको आप इस धरातल पे अपनी मनोस्थिति के हिसाब से वास्तव में उतार के दिखा देंगे, और वहीं से आपकी पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ, अपने युवा भाइयों को, क्योंकि वो इस देश की धरोहर हैं, और इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में बहुत सुपर पावर का काम हमारी युवा पीढ़ी करेगी। कल हमारा सिद्धांशु जी महाराज और उनकी बेटी डॉक्टर अर्चिता के साथ इस विषय पे लंबी वार्ता हुई। महाराज जी ने मेरा एक सेशन कराया कि इस देश के युवकों को क्या जरूरत है, उसका लिंक भी मैं आपको भेजने की कोशिश करूंगा कि युवाओं को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको क्या जरूरत है। सर बस आखिरी में, अगर लोगों को आपसे जुड़ना हो, आप सोशल मीडिया पर किस नाम से हैं, अगर आप वो बता दें, और किस तरीके से हम आपसे जुड़ सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सत्यप्रकाश रेसू करके एक यूट्यूब चैनल है हमारा, उससे जुड़ सकते हैं। और सबसे बढ़िया, आप मुझे कोई काम बताइए फ़ोन करके 9837058160। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें पूछी, और आपके दर्शकों का भी, आपका भी जी, आपकी टीम का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे भी ज़्यादा उज्जवल
क्रिएटिव और ऊर्जावान बातें पूछते रहें। आने वाले जो लोग आपके स्टूडियो में आएंगे जी, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भारत की एक युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं जी। हमें भी मार्गदर्शित करते रहें समय समय पे। अरे सर, सो थैंक यू सो मच सर, एंड दिस वाज द पॉडकास्ट विद मिस्टर सत्य प्रकाश रेशो अग्रवाल जी। एंड बहुत सारी बात की, बिजनेस के बारे में बात की, स्टार्टअप के बारे में बात की, इस देश के युवाओं के बारे में बात करी, और दिस वाज अ टोटल होलसम पॉडकास्ट जिसमें हमने बहुत सारे चीज़ों की एस्पेक्ट को कवर किया है। इस देश के युवाओं की दिक्कत क्या है, इस देश में राजनीति में हम किस तरीके से अच्छे बदलाव ला सकते हैं। हमने कुछ नेताओं की बात करी, सर की पॉलिटिक्स जर्नी के बारे में बात करी, और रेशो एडवर्टाइजिंग के बारे में पूरी ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से जानकारी ली। आई बिलीव योर पॉडकास्ट आप सभी को बहुत पसंद आएगा, हमारी मुजफ्फरनगर के ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, इस देश के युवाओं को बहुत पसंद आएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर पॉडकास्ट। हम सर के साथ दोबारा पॉडकास्ट लेंगे बहुत जल्दी। एंड दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।